सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें इकोनॉमिक्स के अध्याय है, कृषि से रिलेटेड कुछ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उन सभी का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने कृषि से रिलेटेड चैप्टर देखता था, उसमें टॉपिक अलग था। अब इसमें क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शेष बच गए, कुछ टॉपिक इसमें अलग होगा। तो यह जो चैप्टर है कृषि से रिलेटेड उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं आने वाला समय में, उनके लिए भी, और जो किसान भाई एवं बहनों हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है ताकि वो उसे उपयोग कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले हम लोगों ने 150 तक देख लिया था, आज हम लोग आगे देखेंगे 151 से। तो यह किसान भाई बहनों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनसे रिलेटेड कुछ ऐसे यहाँ पर प्रश्न आएंगे जिनका वो अपने लाइफ में यानी किसान के दौरान वो कर सकते हैं, जैसे हो गया परामर्श लेने के क्षेत्र में। तो आइए उन सभी बिंदुओं पर थोड़ा चर्चा करते हैं, तो उन लोग भी देख सकते हैं कुछ जो आगे प्रश्न है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। 151 में कह रहा है कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया। अब पहले हम लोग समझेंगे कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया। यह जो है भारतीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की जाती है। वह समय है 21 जनवरी 2004। तो ध्यान में रखिएगा। और यह जो कॉल सेंटर स्टार्ट किया जाता है, यह मुख्यतः जो इसमें बात की जाती है किसानों की समस्या का समाधान और तुरंत और उनकी जो लोकल भाषा में उपलब्धता कराना, यही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह पूरे देश में, देश के किसान भाई बहनों के लिए 113 यानी कि 113 ये इसमें कृषि विशेषज्ञ हैं और 13 जगह पूरे भारतवर्ष में 13 जगह यह क्या क्या गया है, कॉल सेंटर चालू है और अभी भी चालू है। अब ऐसे बात नहीं कि सिर्फ ये किताब में है या फिर ऑफिशियल डाटा में या कागज पत्र पर है लेकिन वास्तविकता में नहीं है, ऐसा नहीं है, वास्तविकता में अभी भी चालू है। तो ध्यान में रखिएगा 13 राज्यों में। तो वह इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2004 को किया जाता है। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो किसान भाई एवं बहनों हैं उनकी जो समस्या है, उनको किसानों की समस्या का समाधान तुरंत और उनकी लोकल भाषा में उपलब्ध कराना, चाहे आप कहीं भी हो। तो आप तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या किया गया है कि कुछ तो सपोर्ट होंगे ही होंगे, साथ में 113 अलग कृषि विशेषज्ञ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए। अगर वो समाधान नहीं होता तो ये विशेषज्ञ आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, जो कॉल सेंटर में टोल फ्री नंबर दिया गया है वह 1551 है। तो यही किया गया, अगर ये नहीं लगेगा तो एक और नंबर है, उसमें आप 1800 180 और 1551 करके लगाएंगे तो आपको यह लग जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जो वह कॉल सेंटर है वह इसका कितना है टोल फ्री, पहला तो है 1551। अगर यह नंबर नहीं लगता है तब 1800 और 180 और 1551 कर आप लगाएंगे तो उससे रिलेटेड, किसानी से रिलेटेड जो भी समस्या है, चाहे एनी बड़ी कुछ भी हो, पौधों का हो, बागानी सा हो, आप परामर्श ले सकते हैं और आपको ये परामर्श मिलेगा और लाभकारी भी होगा। तो इसमें कह रहा है कृषि चैनल, तो जनवरी 2004। नेक्स्ट है 152 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। अभी हम लोगों ने देखा कि किसान कॉल सेंटर का स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो किसान हैं जिनको लोकल भाषा में उपलब्ध कराना जो भी समस्या है और समस्या का तुरंत समाधान करना। तो उसके लिए क्या गया, और जो टोल फ्री नंबर है वह कितना 1551 और ये नहीं लगने पर 1800 और 180 1551 आप कर सकते हैं। तो क्या है, कृषि संबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध करवाना, चाहे आप जो भी ले सकते हैं, पौधा नहीं बढ़ रहा हो, कीटाणु लग गया हो, कुछ भी लग गया हो, एनी बड़ी आप परामर्श ले सकते हैं टोल फ्री नंबर पर, आपको पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट 153 में देखिए, किसान कॉल सेंटर कौन सा नंबर डायल करने पर कृषि संबंधी जानकारी निःशुल्क प्राप्त की जाती है। तो यह भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था, 21 जनवरी 2004 को, भारतीय कृषि मंत्रालय और भारत सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप। क्योंकि आपको मालूम होगा भारत में अधिकांश जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अगर पहले अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जो भारत की आज़ादी के बाद जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कृषि का योगदान था, हाँ अभी तत्काल अभी हाल में उसका जो कृषि का जो है जीडीपी में, जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में उसका योगदान घटा है, लेकिन अभी भी योगदान है। तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है वह 1551। अगर ये नहीं लगता है तब आप 1800 180 और 1551 पर डायल कर आप अपना कृषि संबंधी कोई भी समस्या का समाधान कुछ पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 153 के बाद 154 में आ जाइए, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया। अब हम लोग जानेंगे कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति क्या, नई राष्ट्रीय कृषि नीति सिर्फ 2000 में ही आई तो नहीं, जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वो अभी तक 3 आ चुकी है। तो हम लोग विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति है 2000, यह दूसरी राष्ट्रीय नीति आई थी
और इसमें जो बात किया गया था, इसमें मुख्यतः सभी क्षेत्रों के विकास, सभी क्षेत्र यानी कि बात की जाए बागवानी, वानिकी, मत्स्य, फसलों की खेती, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, यानी एकीकृत, सभी को एकीकृत रूप से विकास की बात की गई थी, यानी समग्र विकास परिकल्पना की गई थी। इसलिए इसे इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया। इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत में वो सभी चीज़ें आ रहे हैं, जैसे हरित क्रांति, खदानों के लिए श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी को वो इंगित कर रहा था। कौन? नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। तो क्या इसका ये जो नई राष्ट्रीय कृषि नीति आई कब आई सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार यह 1992 में आती है। उसके बाद दूसरी 2000 में आती है, और उसके बाद तीसरी जो रही राष्ट्रीय नीति 2007 में आती है। और ये आपको बता दें कि जो यह कृषि की नीति कौन तीसरी, वह स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा पर, वह उसकी संतुति पर उसको शामिल किया जाता है। इसका जो मुख्य लक्ष्य था कृषकों को निवल आय यानी शुद्ध आय की बात किया जाता है, समर्थक सेवाओं के विकास की, बीज, सिंचाई, उर्वरक इत्यादि की बात की जाती है नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2007। तो हो सकता है प्रश्न वह भी आपको देखने को मिले। 155 में कह रहा भारत में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के संचित का सर्वाधिक प्रतिशत है। अब देखिए कह रहा है किस फसल का उसके अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र। अब पहले आपको यह मालूम होना चाहिए भारत का जो भौगोलिक सीमा है वह कितना है, 32 करोड़ 8 लाख हेक्टेयर है। उसमें से जो कृषि योग है 51%, यानी मान लीजिए 16 करोड़ 8 हेक्टेयर, उसमें से ये तो कृषि योग है, और उसमें से जो सिंचाई योग है वह मात्र कितना है, इसमें से 47% भाग सिंचाई योग है, यानी यहाँ पर सिंचाई उपलब्ध है। तो ये है, तो उसमें से कह रहा है कि सबसे ज़्यादा संचित सर्वाधिक प्रतिशत किसका, गेहूं, चावल। तो आप सोच लीजिए कि खदानों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत था, कितना था, 127.6 मिलियन हेक्टेयर था। उसके बाद द्वितीय में खदान में, क्योंकि गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा सभी आ रहे थे खाद्य पदार्थों। दूसरे स्तर पर चावल था 43.7% मिलियन हेक्टेयर के साथ। तो यह ऑप्शंस में इस प्रश्न का सही जवाब चावल ही हो जाएगा। शुद्ध पूछता तो यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी पूछता। तो नेक्स्ट 156 में देखिए, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। कौन सा क्रांति है? अब हरित क्रांति तो खदान से रिलेटेड है, यानी खाद्य पदार्थों, जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, किस तरह से श्वेत क्रांति से जब ऑपरेशन फ्लड की स्थापना किया जाता है, जब ऑपरेशन फ्लड जो एक दूध के मामले में सबसे कमी वाले देश को सबसे उच्चतम वाले देश में शामिल कर देता ऑपरेशन फ्लड, इस श्वेत क्रांति के बढ़ावा से। आगे चर्चा होगी। स्वर्ण क्रांति क्या है? स्वर्ण क्रांति बागवानी, मधुमक्खी पालन से, और पीली क्रांति ये है दलहन से। तो यही हो जाएगा पीली क्रांति। नेक्स्ट 157 में देखिए, निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा? काफी अच्छा प्रश्न है। इससे पहले भी ये प्रश्न आया था कि सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला चीन है। भारत उसके बाद उसका स्थान है भारत का। लेकिन भारत के दो ऐसे सब्जी हैं जिसमें वो नंबर 1 है। कौन है? एक भिंडी उत्पादन में और अदरक में है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 158 में, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक वह नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग क्या करते हैं? यह 1960 ईस्वी में अपने साथियों के द्वारा, अपने जो और भी जो होते हैं उनके साथ में, वह 1960 ईस्वी में क्या करते हैं, संकर बीज का मतलब उत्पादन करते हैं। ये संकर बीज क्या होता है? इसमें मुख्यतः वो क्या करते हैं, 1960 के दशक में जो कृषि उत्पादकता की दृष्टि से वह सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि जो नॉर्मन बोरलॉग थे और उनके जो साथियां थे, उनके द्वारा गेहूं की उच्च उपज किस्म की क्या कहता है, उत्पादन किया जाए। ये उपज किस्म क्या है? जो हाई एल्ड ब्रीडिंग HYB कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, जो स्वामीनाथन, जो नॉर्मन बोरलॉग होते हैं, वो सोचते हैं, यानी वो जो क्रांति आता है 1960 ईस्वी में होता है, जिसमें वो साउथ अफ्रीका का एक बीज उठाकर और 2 बीजों को संकर कराकर नए प्रजाति बनाते हैं। यह मुख्यतः जब ये रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर पौधे की लंबाई को कम कर दिया जाए तो उससे जो बचा हुआ एनर्जी होगा, पोषक तत्व होगा, वो बीजों पर लगेगा, तो बीजों का विकास अत्यधिक होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर वो इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं और उस क्या करते हैं, संकर बीज का वह निर्माण करते हैं, जो गेहूं के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि करता है, साथ साथ में फिर और भी फसलों में होता है। तो इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को क्या कहा जाता है, विश्व के हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके बाद पूरे विश्व में क्या होता है, एक अलग क्रांति आती है, फसलों के खदानों में अलग बढ़ोतरी देखने को मिलता है। भारत में हुआ आपको 1966 के बाद जो MS स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। स्वामीनाथन, जो इसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। स्वामीनाथन कौन थे? यह 1966 ईस्वी में क्या करते हैं, मैक्सिको के बीज और पंजाब के बीज को संकर कराकर यह नए किस्म का बीज का उत्पादन करते हैं, जो अत्यधिक क्या होती है, उपजाऊ होती, अत्यधिक उर्वरक
उर्वरक तो हो गया खाद के लिए, अत्यधिक क्या होता है, उपजाऊ होता है ना। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे किस तरह हाई एल्ड ब्रीडिंग उपयोग, इसी के बाद क्या हो जाता है, यानी जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं हाइब्रिड का उपयोग करते हैं, वही विकास होता है। उसके बाद फिर फसलों में, चावलों में, ये सब क्षेत्रों में काफ़ी, मतलब अगर गेहूं की बात की जाए तो मतलब सोझे कई 3 गुना ज़्यादा इस क्रांति के बाद, यानी कि भारत में हरित क्रांति आने के बाद उसका उत्पादन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे किस तरह से उसमें व्यापक परिवर्तन आता है। 159 में देखिए, 159 में भारत में व्यापक फसल बीमा का शुभारंभ, बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। कब हुआ व्यापक फसल योजना का, देखिए अब यहाँ पर फसल बीमा योजना की बात आती है। व्यापक फसल योजना, हालांकि तो थोड़ा सा परिस्थिति को हम लोग समझते हैं कि जो व्यापक फसल बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना का इतिहास कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसके इतिहास की बात की जाए तो यह जुड़ा हुआ है, बात है वर्ष 1915 ईस्वी की, जब 1915 में मैसूर के स्टेट के जो राजा होते हैं वो अपने किसानों को सूखे मार से बचने के लिए वर्षा आधारित बीमा का योजना का उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद यह देश का सबसे पहला कृषि बीमा योजना माना जाता है, जो मैसूर स्टेट के राजा के द्वारा किसानों को दिया जाता है। फिर एमपी के देवास स्टेट 1943 ईस्वी में कृषि बीमा का प्रमाण मिलता है। फिर आज़ाद भारत की बात की जाए, भारत आज़ाद होता है 1947 में। उसके बाद बात की जाए तो 1973 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ राज्यों में चालू किया जाता है, जैसे गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या हो जाता है, वर्ष 1985 से 86 में इसे पूरे भारत वर्ष में क्या कर जाता है, भारत सरकार पूरे देश में व्यापक फसल बीमा योजना के तहत लागू कर देती है, इसलिए इसे व्यापक फसल योजना कहा जाता है। कब, 1985 ईस्वी में। फिर आगे चलकर आप देखेंगे कि यही व्यापक फसल बीमा योजना जो होता है 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हो जाता है। फिर आगे चलकर यह मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हो जाता है। फिर आप आगे चलकर आप देखेंगे तो यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में परिवर्तन होता है। तो यही इतिहास इसका है। अगर आप क्रम याद रहेंगे तो आपको प्रश्न अगर कोई भी पूछ दिया जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास बीमा योजना, कोई भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सही जवाब तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 186 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि सबसे पहले अगर बात की जाए भारतवर्ष में कि फसल बीमा योजना की, जिसमें 1915 के मैसूर स्टेट के राजा अपने किसानों को सूखे से बचने के लिए उपलब्ध कराते हैं। फिर 1943 ईस्वी में एमपी के मध्य प्रदेश के देवास स्टेट में कृषि बीमा योजना का प्रमाण। फिर आज़ाद भारत में देखा जाए 1973 ईस्वी में पायलट प्रोजेक्ट पर कुछ राज्यों में, जिसमें तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन सभी में चला जाता है। फिर कुछ वर्ष बाद भारत सरकार पूरे 1985-86 में भारतवर्ष में पूरे वर्ष में लागू कर देता है, इसलिए इसे व्यापक फसल बीमा योजना भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1999 ईस्वी में क्या किया जाता है, यही फसल व्यापक योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू कर दिया जाता है। इसके बाद इसका बदलाव करके फिर आप 2000-2001 में देखेंगे, कुछ समय बाद फिर इसको संशोधित मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के रूप में फिर किया जाता है। फिर 2016 में आप देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में किया था। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तो 1999-2000 हो जाएगा। नेक्स्ट 161 में देखिए, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, खलिहान बीमा योजना, और हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 162 में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई। अब कह रहा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई। अभी हम लोगों ने समझ लिया था किस तरह से मैसूर से स्टार्ट होता है फसल बीमा की कहानी, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश के देवास में स्वतंत्रता से पहले देखने को मिलता, फिर स्वतंत्रता के बाद किस तरह से 1999 में, ना हाँ 1999 में फिर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के रूप में जाना जाता है। फिर उसके मॉडिफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के रूप में फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के रूप में वो जाना जाता है, जो अभी भी है। तो कह रहा वह जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके तहत प्रायोजित की गई थी, किसके तहत उसको रखा गया था, तो वह हो जाएगा जीआईसी। ऑप्शन में यूटीआई है, एलआईसी भी है, इन सभी को हम लोग समझ लेते हैं। यूटीआई क्या था, यूटीआई एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड जो सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड माना जाता है भारत का, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की जाती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड की चर्चा हम लोग इकोनॉमिक्स में की है, शॉर्ट बता देते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड वह होता है जिसमें एक ऐसा वित्तीय व्यवस्था है जिसमें आम जनता निवेश योग्य धन को उनकी इच्छा के आधार पर निवेश के सबसे अच्छे उपलब्ध अवसरों को लगाया जाता है, यही होता है उसमें। मतलब एक तरह से वो म्यूचुअल फंड की कंपनियां जो होती है ना, वो छोटे निवेशकों को बचतों का अनुभव तथा कुशलता के संतुलन तथा विधिकृत पोर्टफोलियो को विनियोजित करती है। मतलब यही आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो शेयर जनरली जो आदमी होते हैं शेयर मार्केट का सबका नॉलेज नहीं होता, तो म्यूचुअल फंड में वो करती है। फिर म्यूचुअल फंड में जो विशेषज्ञ होते हैं वो अपने विशेषज्ञ यूज करके फिर उसे वो शेयर कंपनियों में
क्या करते हैं, एंट्री करके उसे मुनाफा देते हैं। तो यही है। तो आप समझ लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी का आरंभ 1964 में होता है। यह यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म हो गया, की स्थापना किया था। यह जो स्थापना होता है यह अमेरिका के US 64 बेस की योजना पर आधारित होता है। और वर्ष 1987 में UTI खुला योजना कोष के अतिरिक्त मास्टर शेयर बंद कोष की योजना का भी संचालन करता है। और ये मास्टर शेयर योजना लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में जब क्या होता है, सूचीबद्ध होता है, तो इसको व्यापक सफलता मिलता है, अभूतपूर्व सफलता मिलता है। तो यह जान लीजिए, ये अमेरिका के US 64 बेस पर आधारित है। 1964 में स्थापना किया गया था। और यह जो UTI क्या है, नेक्स्ट देखिए 2 में क्या है, 162 में LIC है। LIC के बारे में, UTI था ये क्या है, अग्रणी म्यूचुअल फंड कंपनी। LIC ठीक उसी प्रकार है। यह भी क्या है, LIC का जो संसद में पारित अधिनियम 1956 के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। फिर 1 सितंबर 1956 को इसमें 243 कंपनियों को आपस में विलीन करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की जाती है। फिर GIC क्या था, GIC को हम लोग देखेंगे। GIC इसकी स्थापना 2 नवंबर 1972 ईस्वी को की जाती है, जिसका मुख्यालय मुंबई होता है। GIC की स्थापना भारत के साधारण व्यापक व्यापार को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी साधारण व्यापार हैं और उसको संचालित हो रहा है, उसके तहत जो साधारण बीमा की उपलब्धता वो GIC के द्वारा ही कराया जाता है। और आप देखेंगे अगर GIC के बारे में देखें तो हम लोग देख लिए कि 1972 में GIC की स्थापना की जाती है। इसमें मुख्यतः 4 कंपनियों को साधारण बीमा के तहत संचालित, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। तो देखेंगे कि आप अगर परिवहन या फिर कुछ अन्य परिवहन आपके पास है तो उसका जो इंश्योरेंस होगा, देखेंगे किसी का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के तहत होगा, जो पहले का होगा। तो यही GIC के अंतर्गत में उन 4 कंपनियों को सम्मिलित किया गया। जो साधारण बीमा किस क्षेत्र में है, जिसमें हम लोगों ने देखा ये साधारण क्षेत्रों में, जिसमें आप कह सकते हैं व्यापार को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए। तो ये हो, इसी के तहत क्या क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रायोजित भी किया गया। हाँ, ये जो राष्ट्रीय कृषि बीमा है, जो GIC है, राष्ट्रीय कृषि बीमा, इसका जो आयोजन है वो GIC के तहत प्रायोजित किया। नेक्स्ट देखिए 163 में भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो वह RLEGC क्या है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। यह मुख्यतः जो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम योजना प्रत्येक भूमिहीन श्रमिकों के परिवार को कम से कम एक परिवार को क्या किया गया, मतलब इसमें 100 दिन तक काम मिलने की बात किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर बाद में यही आप देखेंगे कि जो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम है, फिर इसको क्या कर दिया जाता है 1989 को, यानी 1989 को इसको जवाहर रोजगार योजना में बदल दिया जाता है, जिसमें भी प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सदस्यों में 100 दिन की गारंटी रोजगार योजना प्रदान करने की बात की जाती है। तो इसमें भी क्या किया जाता है, हर एक ग्रामीण को जो भूमिहीन है, जो बेरोजगार हैं, उनके परिवारों को कम से कम 90 से 100 दिन तक क्या करने का, काम उपलब्ध कराने की बात करती है। तो ध्यान में रखिएगा। RLG क्या है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। फिर बाद में ये जवाहर रोजगार योजना के रूप में बदल जाता है, कब, 1989 को। नेक्स्ट 164 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। यह भी अच्छा प्रश्न है। कर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो अब हम लोग पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कब लाया जाता है, इसकी स्थापना कब होती है। थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि क्यों किया गया था। इसकी स्थापना क्या होता है कि रॉयल कमीशन, यानी भारत की आज़ादी के पहले जब रॉयल कमीशन कृषि पर रिपोर्ट जारी करता तो उसी के अनुसरण करते हुए सोसाइटी रजिस्ट्री के द्वारा 1860 ईस्वी में उसी के तहत इसको पंजीकृत किया जाता है। और फिर 1929 ईस्वी को, 16 जुलाई 1929 ईस्वी को सोसाइटी के पहल पर इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में स्थापना किया जाता है। क्या, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में स्थापना किया जाता है। फिर वर्ष 1976 में क्या किया जाता है, इसी को राष्ट्रीय अकादमी कृषि अनुसंधान प्रबंधन आंध्र प्रदेश हैदराबाद के राजेंद्र नगर में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये भूमिका थी, इस तरह से इसका स्थापना कर दिया जाता है। ये हालांकि भारत में आज़ाद होने से पहले ही हो गया था, नाम अलग था, वो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका नामकरण चेंज हुआ 1976 में। नेक्स्ट देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है। अब देखिए ऑपरेशन फ्लड को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दूध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर संबंधित है। अब ऑपरेशन फ्लड किस तरह वहाँ तक पहुँचती है। यह ऑपरेशन फ्लड एक ऐसा कार्यक्रम रहता है, एक ऐसा कार्यक्रम जो क्या करती है, मतलब भारत को दूध की कमी वाले देशों से दुनिया का
सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश में बदल देती है, यही ऑपरेशन फ्लड। समझते हैं क्या होता है। अगर दूध के में विकास की बात की जाए तो सबसे पहले इसके लिए गहन पशु विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, ICDP, इंसेंटिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है। यह बात कब है, यह जो इंसेंटिव कैपिटल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलाया जाता है यह लगभग 1964 और 65 में चलाया जाता है। तो वही 1964-65 में ICDP चलाया जाता है, जो गहन कृषि विकास। इसके तहत में क्या किया जाता है, इसके तहत में देश के श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने की बात करती है। इसमें पशु मालकों के पशुपालन में सुधार हेतु एक पैकेज की व्यवस्था की जाती है, जिसमें क्या हो सके, पशुओं को मरने से रोका जा सके, स्वस्थ उसको रखा जा सके। वही बाद में श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए फिर क्या किया जाता है, नेशनल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1964 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद यह स्थापना 64 में होती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जैसे ही स्थापना होती है तो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कार्यक्रम के रूप में इसका स्थापना किया था। इसको स्थापना करने के लिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री होते हैं और वर्गीज कुरियन होते हैं। वो वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक शुरुआती कदम में नहीं देती है, लेकिन ये लाल बहादुर शास्त्री और उनके प्रयास से तीसरा बार में वो पैसा वहाँ से निकलता है, वर्ल्ड बैंक देती है और वो खुलती है। और फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी विकास कार्यक्रम के रूप में उभर कर आती है। और फिर 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड चला जाता है। और यह इसके तहत फिर क्या होता है कि 1998 में भारत को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की दी जाती है और वह दूध उत्पादन जो सबसे कम वाले देशों में आता था, जो नंबर 1 पर चला जाता है और भी नंबर 1 पर बना हुआ है। तो ये कहानी था, इस तरह से क्या किया गया, पशुओं से दूध के उत्पादन में उसके उसके उत्पादन क्षेत्र में बढ़ाया गया। तो ये था क्रम उसका। तो ये सभी प्रश्न पूछता है, कभी ICDP पूछ देगा कब आया था, क्या था, उसके बाद श्वेत क्रांति क्या है। तो इस तरह से कैसे कैसे वो बढ़ा और फिर लास्ट में वो नंबर 1 पर दूध क्रांति में पहुंच गया। आज भी नंबर 1 है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYB नहीं है। HYB हाई एल्ड वैरायटी। अभी हम लोग चर्चा किए कि गेहूं की क्या होता है। सबसे पहले कि अगर वर्ल्ड में हरित क्रांति की बात की जाए तो खदानों के क्षेत्र में हरित क्रांति में जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में उत्पादन होता है वह गेहूं का उत्पादन होता है। फिर चावल, ज्वार, मक्का ये सभी होता है। तो वह जो हाई एल्ड वैरायटी की जो किस्म आ जाती है, यानी उच्च किस्म की बीज आ जाती है। उच्च किस्म की बीज क्या है, तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ये जो बीज को अधिक उपज वाली किस्में सामान्य गुणवत्ता के बीज की तुलना में बेहतर होती है। इसका जो बीज होता है स्वस्थ होता है, बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली भी होता है, कम सिंचाई में भी उपज सकता है। तो ये सभी इनके गुण होते हैं। तो उसके तहत जो HIB है और गेहूं जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि हरित क्रांति में किस फसल को सफलता मिली, तो वो गेहूं हुई है। गेहूं की बात की जाए तो जो जब 1966 में जो भारत में हरित क्रांति जब आता है MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में, उसमें आप देखेंगे कि 67-68 में जो गेहूं का उत्पादन है ना, पिछले वर्षों से मतलब 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये छोटा मोटा उपलब्धि नहीं था उस टाइम, 2 से 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक चीज़ बात ये भी था कि थोड़ा जब हरित क्रांति आया था तो ये सीमित फसलों पर ही लागू हुआ, सब में नहीं हुआ, जिसके कारण दलहन तिलहन अभी भी पीछे है। वह सीमित फसलों पर होने के कारण फिर सीमित क्षेत्र में भी हुआ था, पूरे देश में भी नहीं हुआ था। वो इससे पहले चर्चा हो गई है। तो मुख्यतः गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में मुख्यतः केवल 5 फसलों में ही इस क्रांति को देखने को मिला। इसमें अपार वृद्धि हुआ फसल में। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया। तो सोनालिका है, कल्याणा है, गिरिजा है, लेकिन रत्ना नहीं है, अर्जुना भी है एक और। इस तरह से तो ध्यान में रखिएगा, इसका रत्ना हो जाएगा। अब खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है। कहाँ मुख्यालय स्थित है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात की जाए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यह संगठन UN की एक विशिष्ट संस्था है, ये आपको पता होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कृषि उत्पादन, वानिकी और कृषि जो विपणन है, यानी कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग, विपणन का इंग्लिश होता है मार्केटिंग, उसकी चर्चा आगे भी है। कृषि विपणन को समझना है, चर्चा करेंगे आगे। तो वही क्या कर रहे हैं कि यह जो कृषि उत्पादन, वानिकी एवं कृषि विपणन संबंधी शोध विषय का अध्ययन करता है। और यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधी ज्ञान और जानकारियों को आदान प्रदान करने का मंच भी है। यह संगठन UN की एक विशेष संस्था है जिसके अंतर्गत यह कार्य करती है। तो इसके गठन कब के, इसका जो स्थापना हुआ था 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कनाडा में होता है। वो देखिए ना, एक क्षेत्र, एक जगह था, वो माइंड से निकल गया है।
क्यूबेक जगह था, क्यूबेक नगर में कनाडा में होता है। स्टार्टिंग में जो इसका हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन रहता है, लेकिन बाद में फिर इसको बदलाव कर कहाँ कर दिया, इटली रोम कर दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो इस हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, रोम में हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। अब राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, अब देखिए राष्ट्रीय, पहले समझ में कृषि विपणन क्या होता है। विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग, यानी कृषि विपणन वह चीज़ है, वह व्यवस्था है जो कृषि जब खेत में होता है और खेत से जो लोगों तक पहुंचता है, उसके क्रम में जो जो तैयारियां होती है, जो जो चीज़ का उपयोगी पड़ता है, वही कृषि विपणन के अंतर्गत में आता है। अर्थात कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं सम्मिलित की जाती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान करनी पड़ती है, वो सभी आता है। जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे कि स्थान की उपयोगिता की बात होती है, समय की उपयोगिता की बात होती है, रूप उपयोगिता की बात होती है, उसके बाद स्वामित्व उपयोगिता की बात होती है। तो ये इसमें अहम भूमिका होता है कृषि विपणन में। तो इसका जो कृषि विपणन संस्थान क्या है, ये तो हम आपको समझा दिए कि विपणन संस्थान क्या है, और हम चाहते हैं इसका जवाब आप हमें बताएं कि कहाँ है। जयपुर में, नई दिल्ली में है, हैदराबाद में है। तो ऐसे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह जयपुर में है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। समझ में आ गया कृषि विपणन, तो आपको याद भी होगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 169 में देखिए, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं। अब देखिए भारत में अक्टूबर नवंबर से की अवधि को कहते हैं जुलाई से। अब क्या होता है, जुलाई, जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक क्या कहते हैं, तो वह होता है खरीफ की फसल, क्योंकि जून जुलाई में ये लगता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और वही अक्टूबर नवंबर में काटता है, फिर अक्टूबर नवंबर में लगता है और मार्च अप्रैल में काटता है। वो रबी हो गया, और बीच में एक जायद फसल है जो खरीफ और रबी के बीच में यानी ग्रीष्म ऋतु में उपजाया जाता है। इसमें तारबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी वो सभी आते हैं। नेक्स्ट देखिए 170, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह 1998 ईस्वी में लागू किया जाता है। यह मुख्यतः किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। अब यह किसान क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है, जिस तरह से अभी जो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जिनके पास होता है, उसी तरह का एक कार्ड है। अब यह किसको बनता है, किन किसानों को मिलता है, थोड़ा उसे भी समझ लेंगे। तो किसानों को उनकी भूमि के आधार पर दिया जाता है, जिनको जितना भूमि है उस कार्ड की उतनी उसकी वैलिडिटी देंगे। तो ये भूमि के आधार पर दिया जाता है। और बात किया जाए जो है किसान को कृषि वित्त उपलब्ध कराने उद्देश्य से यह अगस्त 1998 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था। यह मिनिमम 5,000 से वह आपकी कृषि का जो भी है जितना उपलब्ध था उसके अनुसार वो आपको पैसा देगा। वो पैसा का उपयोग किस लिए करता, ताकि आप कृषि से संबंधित उपकरण, बीज, उर्वरक ये सभी को आप खरीद पाएँ उसके लिए, या फिर अन्य कोई सहायता के लिए घर में ज़रूरत जो ऐसे किसानों भाई बहनों हैं उनके लिए भी वो उपलब्ध करवाता है। हाँ, इसका जो देय होता है लगभग 7% देना होता है, वार्षिक देय होता है। यह मुख्यतः 3 वर्षों के लिए उपलब्ध होती है, 3 वर्षों तक होता है, लेकिन फिर आपको अनुशंसा के आधार पर इसको 5 वर्ष के लिए भी आप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 170 के बाद 171, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कृषि से रिलेटेड है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, यह भी माइंड में प्रश्न कभी कभी बहुत बार उठता होगा। तो इसके बारे में बात की जाए, पहला कृषि विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है वह जवाहर नेहरू के द्वारा 17 नवंबर 1960 ईस्वी को यूपी कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया जाता है। फिर वर्ष 1972 में क्या किया जाता है कि इसका जो नाम है स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ भाई पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी कर दिया जाता है, जो इसका जो पंतनगर कस्बे में पड़ता है, ये जो उत्तराखंड के उधम सिंह जिले में है, तो पंतनगर में हो जाएगा। जो अभी क्या है, किस नाम से आना आता, शुरू में तो यूपी कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन बाद में 1972 में उनके द्वारा चयन कर गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से, अब पंतनगर कहाँ था, अभी हम लोगों ने देखा पंतनगर उत्तराखंड के उधम सिंह जिले में। हरित क्रांति का संबंध गेहूँ से है। नेक्स्ट देखिए खदान से, खदान में गेहूँ ही है। अच्छा, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है, देखिए इसमें चावल भी है, गेहूं भी है और गन्ना भी है। हमने क्या बताया कि हरित क्रांति मुख्यतः जो होता है वह मुख्यतः कुछ फसलों, जिसमें से मुख्यतः 5 फसल, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, इन सभी में क्या बोलता है, अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक उपज देखने को मिलता है। उसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है वह गेहूं पे डालता है। गेहूं की उसके बाद से जो क्षमता है, उत्पादन है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए चावल ना होकर इस प्रश्न का जवाब आप गेहूं दीजिएगा। अगर आप डाटा भी देखेंगे कि हरित क्रांति भारत 1966 में 67 में डाटा देखिए कि पहले से 2 से 3 गुना ज़्यादा वृद्धि गेहूं में होता है, उससे कम चावल में होता है। नेक्स्ट 173 में भारत में नीचे दिए गए खदानों तथा उनके उत्पादन मिलियन टन का सही ह्रासवान क्रम बताइए। अब करा ह्रासवान,
अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हरित क्रांति आता है मुख्यतः कुछ फसलों को प्रभावित करता है, जिसमें मुख्यतः खदान फसल, पहला गेहूं का 3 गुना उत्पादन बढ़ जाता है हरित क्रांति। आप 67-68 का रिपोर्ट देखिए। फिर चावल और मोटे अनाज में क्या होगा, ज्वार बाजरा मक्का। उसके बाद दालें कहिए इससे अछूता ही रह जाता है, किससे, हरित क्रांति से, वो उस तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भारत तो आज विश्व में जरूर सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है, जिसके कारण वह बाहरों से दाल मंगाना पड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन में नीली क्रांति, उर्वरक में भूरी क्रांति। तो दूध में श्वेत, मत्स्य में पीली, उर्वरक में भूरी क्रांति। ये सभी क्रांति हैं, और यह क्रांति इसलिए नाम दिया क्योंकि क्रांति एक ऐसे संबोधन करता अर्थ को जिसमें परिवर्तन काफ़ी देखने को मिला। उसमें परिवर्तन का अर्थ, उसमें विकास, उसमें बढ़ोतरी आया। समर्थित मूल्यों पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। अब समर्थित मूल्य पर खाद्यान्नों की सार्वजनिक खरीद नीति। अब समर्थित मूल्य क्या था, एक समर्थन मूल्य था, वही समर्थित मूल्य जिसकी चर्चा पहले भी हुई। समझिए, समर्थित मूल्य वह समर्थित मूल्य है जिसमें सरकार द्वारा किसानों को आश्वासन दिया जाता है कि किसान विवश होकर सस्ते दाम पर फसल को ना बेचे। यही समर्थित मूल्य, जिसमें वो आश्वासन देती है। आश्वासन क्या देती है, मतलब कहिए कि वह गारंटी देती है कि जो वह निर्धारित मूल्य कर दिया है, एमएसपी, जो बाद में जानेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, जो फसल के बुआई से पहले वह जो लागू करती है, उस मूल्य पर जब बाजार में क्या हो, उसका मूल्य, उस खाद्यान्न का मूल्य कम हो। कम कब होगा, जब बाजार में अत्यधिक अधिक उत्पादकता का उपलब्धता होगा, मांग नहीं होगा, तब ऑटोमेटिक रेट गिरेगा। तब सरकार उस कीमत पर खरीदने का वादा करती है, यानी आश्वासन के साथ साथ में वह क्या करती है, आश्वासन देती है और वो खरीद लेती है, बेच सकते हैं। जैसे टैक्स हो गया तो वही सरकार के अंतर्गत में चलाया गया ना है उसी के। तो ये क्या, समर्थित मूल्यों पर खदानों को सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है। तो कृषि मूल्यों में स्थिरता के लिए बिल्कुल सही बात है। यह जो क्यों करती है, कृषि मूल्यों में अस्थिरता के लिए ही यह करती है। उसके बाद देखिए, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए, खदानों का भंडारण, ये सभी चीज़ के लिए हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो सरकार क्या करती है कि जो किसान है वो विवश होकर सस्ती कीमत पर फसल बिक्री से उनका बचाना काम होता है, और जब ये बचाएंगे तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, इसमें अधिप्राप्ति सरकार करेगा। तो इसलिए 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण है, अब निर्धारक है। चलिए, अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, समर्थित मूल्य देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या करती है सरकार है, जो किसानों को विवश होकर कम दाम पर बेचने से बचाती है। उसमें वो क्या करती है, वो आश्वासन देती है, और जो एमएसपी यानी उनके द्वारा जो लागू किया जाता है, यानी जो फसल के बुआई के सत्र के आरंभ में ही जो है सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य उस फसल का घोषणा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं ये मतलब फसल हो गया, जब मार्केट में कम हुआ तब सरकार करेगा, तब तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना कंट्रोवर्सी, इसलिए वो पहले लागू कर देती है उस मूल्य पर। आप अगर मार्केट में कम रेट है तो सरकार को दे सकते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, किसानों को विवश होकर सस्ती कीमत पर फसल बिक्री से बचाना, और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्न की अधिप्राप्ति करना। तो वही न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो यह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, यह किसके द्वारा अनुशंसा किया गया था, यह लक्ष्मीकांत झा की जो समिति आई थी वर्ष 1965 में, उसी के अनुशंसा पर यह लागू किया गया। तो करा कौन निर्धारक करता है, कृषि लागत एवं मूल्य लागत, यही जो है इसका निर्धारण करता है, कृषि लागत और मूल्य लागत, जिसे हम लोग CACP कहते हैं, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, है ना। ये CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट फॉर प्राइस, कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट फॉर नहीं, कॉस्ट एंड प्राइस, जो कमीशन एग्रीकल्चर का यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा यह इसका यही निर्धारण करता है। ये है क्या, यह एक आयोग है। अब क्या यह आयोग शुरुआती से ही भारत सरकार को यह गाइड कर रही थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका नाम अलग था। बात की जाए कि जो खाद्य उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए जो खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर वर्ष 1985 में कृषि मूल्य समिति का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, 1985 में वह कर दिया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और 1985 से पहले वह कृषि मूल्य समिति के नाम से जाना जाता था। उसी का नया नामकरण कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो शुरू से ही भारत सरकार को यह क्या करे, परामर्श देती रही है, एक सलाहकारी संस्था के रूप में है। जो भी कृषि से संबंधित मूल्य है उसका निर्धारण करना वो शुरू से ही गाइड करते आ रही है। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान है, तो सबसे ज़्यादा अधिकतम उत्पादन में कौन है, आप सोचिए, यूपी।
यूपी और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चावल में है, यूपी देख रहे हैं किस तरह से द्वितीय नंबर पर चावल में भी प्रथम स्थान पर, गेहूं पर भी है, फिर आलू में भी प्रथम स्थान पर है। फिर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अंशदान है वह उत्तर प्रदेश का है। अगर आप चावल की देखेंगे तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा उत्पादन यही करता है। हाँ, ज़्यादा नहीं करता है लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन करता है? उत्तर प्रदेश। गेहूँ में तो क्षेत्रफल में भी नंबर 1 पर है और शीर्ष उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। तो 2 फसल तो ऐसे ही हो गया जो सबसे ज़्यादा भारत में होता है, सबसे ज़्यादा डिमांड भी है। तो बृहद जैसे ही 2 को कवर किया तो सर्वाधिक करेगा ही करेगा। नेक्स्ट 178 देखिए, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP, कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कॉस्ट फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस में कृषि लागत और मूल्य आयोग, यही है ना, कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। किसके लिए? कृषि उत्पाद के लिए करता है। अब यह क्या था, यह इसको 1985 ईस्वी में क्या कर दिया गया, न्यूनतम ये कृषि लागत और मूल्य आयोग का नामकरण दिया गया, जो पहले क्या था, कृषि मूल्य नीति के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से ICDP के द्वारा वर्ष 1964-65 में गहन पशु विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है, जिसके तहत पशुओं के मालिकों को उसमें क्या कहता है, एक विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है। फिर 1964-65 में NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की स्थापना की जाती है। फिर 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है, जिस ऑपरेशन फ्लड के तहत किस तरह से भारत के कम दूध उत्पादन वाले देश को भारत का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादन दूध वाले देश में परिणत कर देता है 1998 को, जो भारत नंबर 1 पर है, अमेरिका सेकेंड पर है, अभी भी है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पर भारत हो जाएगा। 180 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्य निर्यात नहीं किया जाता है? कौन सा उत्पाद का निर्यात नहीं किया जाता? गेहूं का, चावल का, चीनी का, दालें का, तो किसका निर्यात नहीं किया जाता? बताइए, सोचिए। निर्यात नहीं किया जाता है दालें का। दालें ऐसा है जो भारत तो जरूर उत्पादन में नंबर 1 है, लेकिन उपभोक्ता में भी नंबर 1 है। अत्यधिक उपभोक्ता, ज़्यादा उपभोग के कारण भारत को दाल हर वर्ष तो मंगाना ही पड़ जाता है भारत से, तो यही इसी को निर्यात नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कृषि खेती में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2013-14, 2014-15, 2015-16। तो देखिए 2014-15 है जो कृषि दर है जो ऋणात्मक रहा, इसमें माइनस में चला गया। माइनस कितना चला गया? -0.2 चला गया। और 2014 में क्या रहा? 5.6 रहा है। 2015 में भी 0.6 रहा है। हाँ, अभी आप देखेंगे कि कोरोना काल में अगर 19-20 का डाटा देखेंगे तो उसमें भी कम आया है। 20 के बाद 20-21 में कम हुआ, क्योंकि 20 में तो कोरोना आ गया, तो 19-20 वाला में भी थोड़ा कम देखने को मिल गया, तो उसमें कमी देखने को मिला है। लेकिन जो माइनस है 2014-15 में आ गया है, जो प्रश्न आगे भी बन सकता है। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता क्या है? देखिए, नत्रजन का मतलब वही नाइट्रोजन कहना चाह रहा है कि नाइट्रोजन ही है। नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है किसी उर्वरक की मात्रा का बार बार प्रयोग करके, बिल्कुल। नक्षत्र अवरोधक का प्रयोग करके, नत्रजन अवरोधक जो नाइट्रोजन को नहीं मतलब हटा सकता, उसका प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। अवरोधक का जो नहीं उसको विनाश करें, धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक का प्रयोग करना जो नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ता है, इन सभी के द्वारा कर सकते हैं। 1982 के बाद 1983 में देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल? देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, दलहन के मामले में भी मध्य प्रदेश सर्वाधिक ज़्यादा उत्पादन करता, और अगर सोयाबीन की भी बात होती है तो उसमें मध्य प्रदेश ही आगे है। नेक्स्ट, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे? अभी देखिए हम लोग क्या आया था, इंद्रधनुषीय क्रांति आया था, जिसमें वो सभी आ रहे थे। हरित क्रांति भी आ रहा था, श्वेत क्रांति भी आ रहा था, नीली क्रांति भी, पीली क्रांति भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जो क्या था, द्वितीय राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के तहत क्या किया गया था, इसमें उद्देश्य रखा गया था कि सभी को इसमें समग्र विकास परिकल्पना की बात की गई थी। नेक्स्ट 185 में मिश्रित कृषि सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में क्या हो जाता है? मिश्रित कृषि में इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, वही मिश्रित कृषि है। ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका, फसलों के साथ साथ पशुपालन, सी हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे? जिस तरह से आप देखिए, पहले हरित क्रांति हम लोग समझेंगे विश्व में तो 1960 में नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में आता है। भारत में 1966 ईस्वी में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में आता है, जो मैक्सिको के बीज और पंजाब के बीज की गेहूं को वो क्या करते हैं, मिलाकर वो नए बीज, संकर बीज का और उच्च बीज का उत्पादन करते हैं। जो क्या होता है, अत्यधिक रोग प्रतिरोधी क्षमता भी होता है, कम सिंचाई वाले भी होता है, अधिक उपजाऊ भी होता है, जिसके बाद क्या होता है, भारत में 67 में खदानों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलता है, जो अभी तक बढ़ोतरी ही है। तो जो द्वितीय हरित क्रांति, उसके बाद फिर क्या कहता है, द्वितीय हरित क्रांति लगभग ये जो 2000 समझिए 2010-11 में ये बात द्वितीय हरित क्रांति की बात की जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कहा जाता है कि द्वितीय हरित क्रांति आना जरूरी है,
ताकि क्या हो सके, देश में खदानों की पूर्ति को बनाए रखने के लिए जनसंख्या के साथ साथ बढ़े हुए जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें बात की गई थी द्वितीय हरित क्रांति में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ साथ में दालों को बढ़ती मांग के अनुसार उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए इसमें बात की गई थी। 187 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है। अब देखिए समझ जाइए, हरित क्रांति है खदानों से, श्वेत क्रांति है दूध से, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली से है, तो करा है इसमें बच गए लाल क्रांति, तो लाल मार दीजिए, सेब से है। करा कौन सा सेब विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है, तो लाली क्रांति। 188 में देख लीजिए, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए भारत में तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक उत्पादन है जो आंध्र प्रदेश करता है। सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ही ऐसा है जो क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर करता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर गुजरात है, और तृतीय नंबर पर क्या है, ये है आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक, सॉरी, हाँ कर्नाटक है। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर करता है। अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए कि उत्पादन का, तो क्षेत्र, हाँ सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किया जाए तो वो गुजरात है। तो हम शायद उल्टा बोल दिए, तो अब ध्यान में रखिएगा, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद गुजरात, लेकिन ज़्यादा क्षेत्रफल भूमि पर कौन उपजाता है, वो गुजरात उपजाता है। तो प्रश्न ये दोनों अल्टरनेट देखने को मिल जाता है कभी कभी, तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल कौन सबसे ज़्यादा भूमि में उपजाता है, भूमि में गुजरात हो गया, और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है भूमि में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन में तो आंध्र प्रदेश ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 188 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, देखिए पहले हम लोग समझेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे जानना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यह जो है मुख्य उद्देश्य होता है रियायती कीमतों पर आवश्यक उपभोग की वस्तु प्रदान करना, ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों और उनसे बचाया जा सके तथा नागरिकों को न्यूनतम पोषण की स्थिति भी बनाए रखा जा सके। मतलब इसका यही उद्देश्य होता है कि जो रियायती कीमत पर आवश्यक उपभोग का जो वस्तुएं हैं उसको प्रदान करना, ताकि मूल्य वृद्धि के प्रभावों से भी उन्हें बचाया जा सके और नागरिकों को न्यूनतम पोषण की स्थिति भी बनाए रख सके। तो इसीलिए इसे जो कहा गया है, क्या कहा गया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के रूप में भी जाना जाता है। इसी के तहत जो खोला गया था, क्या खोला गया है, ये क्या बोलता है, दुकान, एफसीआई, जो दुकान के साथ साथ में जो सार्वजनिक वितरण दुकान है ये भी खोला गया, जिसमें उचित मूल्य पर क्या किया जाता है, सभी वस्तुओं को दिया जाता है, खासकर गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, ये उपलब्ध करवाया जाता है। और इसी प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्धता की खरीद व बिक्री और भंडारण करना भी उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख संस्था भारतीय खाद्य निगम भी आता है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही बात है। नियत मूल्य पर जमाखोरी और कालाबाजारी को भी रोकना, ये भी कार्य है। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य पर लिए जाने से रोकना, ये भी है। डी, चारों को कंट्रोल करेगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर जहाँ पर उचित मूल्य पर मिलेगा लोग वहाँ जाएंगे, तो जो जमाखोर हैं उनसे तो बचाव होगा। नेक्स्ट, विटीकल्चर क्या है, विटीकल्चर अंगूर की खेती को ही विटीकल्चर कहते हैं। अब देखिए, वाणिज्य के उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाना, ये क्या है। अब बताइए, सब्जियों के उत्पादन से हम लोग क्या पढ़े थे, वह किस में था, सब्जियों के उत्पादन से था, वो था ओलेरी कल्चर कर था। ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, क्या था, हाँ ओलेरी कल्चर सही है। फूल के उत्पादन से, फूल के उत्पादन में क्या था, फ्लोरी कल्चर था। फल में था पोमोलॉजी था, तो ये सभी था। नेक्स्ट 191 में देख लीजिए, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः संचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। संचित क्षेत्र का मतलब जो सिंचित क्षेत्र है, सिंचाई योग्य, तो कौन सी जायद फसल। अब जायद फसलें क्या होता है, जो हमने बताया कि रबी और खरीफ फसलों के बीच में उगाई जाती है, अर्थात जो इसका उगाने का समय होता है मार्च अप्रैल से अक्टूबर नवंबर के बीच में, यही होता है। उसके बीच में जो जाता है उसमें तारबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, वो सभी आता है। उपयोगी कौन है, तो उसमें हो जाएगा मूंग और उड़द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश किसका है, सोयाबीन का है, दलहन का भी है, तो दलहन हो जाएगा। कहीं कहीं तो दलहन तिलहन दोनों साथ ही ऑप्शन चलता है, तो वो भी हो जाता है। 93 में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कॉफ़ी बोर्ड बंगलोर, बिल्कुल सही बात है कि जो कॉफ़ी बोर्ड है वो बंगलोर में था। भारत सरकार के द्वारा 33 सदस्यीय टीम का यहाँ पर क्या किया गया है, इसका गठन का स्थापना किया गया है। टी बोर्ड का कोलकाता, बिल्कुल सही है।
टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है, स्पाइस बोर्ड का कोची है। अब कोची की बात की जाए तो केरल तो शुरुआती से ही मसालों के लिए जाना जाता है, प्राचीनतम मसालों के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती होती है, इसलिए बगानों का ये क्या बोलते हैं, मसालों का बगान के रूप में भी केरल को जाना जाता है। कायर बोर्ड देखिए, कायर क्या होता है, वो कोयर से बना है। कोयर मुख्यतः जो नारियल के होते हैं ना छिलका, उससे जो बना हुआ रस्सी होता है, उसके कुन्नी से या उसी रस्सी से, उसी को कायर कहा जाता है। तो कायर बोर्ड के लिए तिरुवनंतपुरम नहीं, केरल का कोच्चि ही है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा करता है। अब देखिए, गन्ना तो यूपी में पैदा करेगा, हाँ चीनी जरूर महाराष्ट्र में था सबसे पहले। अगर चीनी की फैक्ट्री भी लगा है तो वह 1903 ईस्वी में देवास में लगा है, तो ध्यान में रखिएगा। एक उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा करता है, उसका महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस फसल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक तो पहला गेहूं का है, फिर उसके बाद आलू मान लीजिए, गन्ना मान लीजिए। चावल का नहीं है, चावल का कौन है, पश्चिम बंगाल है, द्वितीय नंबर पर है। हाँ क्षेत्रफल में ज़्यादा, लेकिन क्षेत्रफल तो पूछा नहीं, सबसे बड़ा उत्पादक पूछा है। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, किस तरह से ICDP योजना के तहत 1964-65 चलाया जाता है। उसके बाद फिर गहन पशु विकास कार्यक्रम के तहत फिर उसमें श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें पशुओं के सुधार के लिए पशु मालिकों को एक विशेष पैकेज की व्यवस्था कराई जाती है, जिससे वो खुर तथा अन्य बीमारियों को बचा सके। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ। फिर ऑपरेशन जिस तरह से NDDB बोर्ड का स्थापना होता है, नेशनल डेयरी बोर्ड का स्थापना प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में, वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में स्थापना किया जाता है। जो चेयरमैन NDDB का वर्गीज कुरियन होते हैं। फिर किस तरह से वो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है, वही NDDB स्थापना करने के लिए स्थापना होता है। फिर 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है, जिसके तहत 1998 ईस्वी में एक सबसे कम उत्पादन वाले देश भारत को विश्व के सबसे उच्चतम स्थानों पर लेकर चला जाता है, जो अभी आज भी है। मसालों का बागान कहा जाने वाला, अभी हम लोगों ने देखा कि जो केरल क्या है, केरल प्राचीन काल से ही गरम मसालों के लिए जाना जाता है। केरल में कई प्रकार के मसालों का फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए मसालों के बागान के रूप में केरल को जाना जाता है। नेक्स्ट 119 देखिए, स्वर्णिम क्रांति क्या है। अभी हम लोगों ने देखा स्वर्णिम क्रांति, वो तो क्या था, इंद्रधनुषी क्रांति था ना, जिसमें सभी फसल था। स्वर्णिम क्रांति देखिए, रेशम कीट पालन से नहीं होगा, मधुमक्खी पालन से नहीं होगा, वीटी हो गया, उद्यान कृषि से भी नहीं होगा, तो इसमें क्या बचता है, सॉरी उद्यान कृषि है। तो स्वर्णिम क्रांति का मुख्यतः यहाँ इसमें स्वर्ण क्रांति अगर आप देखेंगे तो वह स्वर्ण क्रांति किससे है, उसमें मुख्यतः बागवानी है, समस्त बागवानी आता है, तो उद्यान आप कह सकते हैं, उद्यान कृषि से। 99 में देखिए, भारतीय कृषि किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि जो भारतीय कृषि है वो किस महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण संभव नहीं है। यानी यांत्रिकरण कहने का मतलब मशीनीकरण, कृषि का मशीनीकरण क्यों नहीं संभव है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो भारतीय खेत है वो खेत जोतों का आकार है वो काफ़ी छोटा है, इसके कारण। यानी जो कहने का मतलब है, साधारण अर्थों में आप कह सकते हैं कि कृषि के मशीनीकरण या यांत्रिकरण का अर्थ हुआ कृषि की परंपरागत जो तकनीक है उसके स्थान पर यंत्रों और कृषि उपकरणों का प्रयोग करना। तो यह कह रहा है कि संभव इसलिए नहीं ताकि छोटे जोत का क्षेत्र, हमने देखा था कि छोटे जोत क्या थे, जिसे सीमांत जोत भी कहते थे, जिसमें 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिनके पास होता था, 1 हेक्टेयर में जान लीजिए लगभग 4 बीघा होता है, यानी 3.95 बीघा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हेक्टेयर तो हम आपको आम भाषा में बता देते हैं, 1 हेक्टेयर में लगभग 4 बीघा यानी 3.95 बीघा होता है। तो यानी कि उस जिसको भी 1 हेक्टेयर से कम है वो सीमांत जोत में आता था। सीमांत जोतों की संख्या सबसे ज़्यादा था, लगभग 1 लाख था, सोच लीजिए। तो इसके कारण क्या हो गया है, छोटे जोतों का होने के कारण यांत्रिकरण पूरा संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट 200 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। कौन सा है राष्ट्रीय खाद्य, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन क्या है, भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में आई स्थिरता एवं बढ़ती जनसंख्या की खाद्य उपयोग को ध्यान में रखते हुए अगस्त 2007 में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया गया, ताकि जनसंख्या बढ़ रहा, साथ में उसका डिमांड भी बढ़ेगा, तो उसी के तहत ये योजना का शुभारंभ किया जाता है। इस योजना के तहत मुख्य जो लक्ष्य है, सुस्थिर आधार पर किसको गेहूँ, चावल, दलहन, इस चीज़ की सुस्थिरता की बात की जाती है, इसमें तिलहन को नहीं शामिल किया जाता है। कब, 2007 में भारत सरकार के द्वारा, किस लिए, जो उत्पादन में आई अस्थिरता है उसके कारण। नेक्स्ट देखिए 201 में, प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं, किसका कथन है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखिएगा
202 में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही फलों की खेती से फ्लोरिकल्चर चर्चा हुई है, फसलों की खेती से एग्रोनॉमी, यह भी सही है, सब्जियों की खेती से हॉर्टिकल्चर नहीं ओलोरिकल्चर, ये गलत है, फलों की खेती से पोमोलॉजी थी, क्या हो जाएगा और ओलोरोकल्चर हो जाएगा। सी नंबर। ये एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? अब देखिए एगमार्क एक्ट, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहले हम लोग जानेंगे कि एगमार्क होता क्या है। एगमार्क क्या था? एक शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। जिन पर क्या होता है, ये जिन पर लगा होता है उनके बारे में यह आशा किया जाता है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। यह कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में लाया गया था। फिर इसका जो संशोधन है वह 1986 में किया जाता है। तो इसलिए एगमार्क क्या है? एगमार्क हम लोगों ने समझ लिया कि एगमार्क क्या है। एगमार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट 204 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। इसकी चर्चा भी हम लोग किए कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? वह हैदराबाद में है। जिसके क्या किया गया था? वह रॉयल कमीशन कृषि रिपोर्ट की अनुशंसा पर उसको क्या किया जाता है? सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया जाता है। फिर 1929 ईस्वी में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की जाती है। फिर बाद में आप देखेंगे कि 1976 ईस्वी में क्या कहता है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इसको स्थापना किया जाता है। तो 204 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। यह भी अच्छा प्रश्न है। दलहन शोध संस्थान, चावल तो कटक है, वहाँ है, ये कटक में है, शोध संस्थान है, जो पूछता है कभी कभी प्रश्न। तो दलहन है, इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाता है। दलहन शोध संस्थान का। अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कहाँ? देखिए वो है नई दिल्ली में। तो प्रमुख दलहनी फसलों को शोध के लिए इसका अग्रणी संस्थान के रूप में किया जाता है भारतीय दलहन संस्थान कानपुर। तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 205 का, कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, इसकी स्थापना भारतीय परिषद अनुसंधान, भारतीय अनुसंधान परिषद जो न्यू दिल्ली में, उसके शाखा के रूप में किया जाता है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 206 में। 206 में कह रहा है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। देखिए मौसम आधारित सर्वप्रथम फसल बीमा योजना। अब मौसम आधारित की बात किया तो देखिए इस प्रश्न का हमें जहाँ तक मालूम है सबसे पहले कर्नाटक में 2007 में किया जाता है। कर्नाटक में नहीं, कर्नाटक से भी पहले बात किया जाए तो इसका स्थापना सबसे पहले आप हमें लग रहा है कि हाँ कर्नाटक में 2007 में किया था। उसके बाद इसको हरियाणा में 2008 में किया जाता है। फिर कर्नाटक हरियाणा के बाद पंजाब में भी, तमिलनाडु में लाया। फिर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2016 में पुनर्गठित कर इसको फसल बीमा योजना लगाया जाता है। तो करा, लेकिन मौसम के आधार पर फसल बीमा योजना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका सही जवाब होना चाहिए। मेरे अनुसार तो लग रहा है पहले कर्नाटक में आया था 2007 में, फिर हरियाणा में 2008 में आया था। आप इसको जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। 207 में देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान क्या है? उपोष्ण क्या होता है? उपोष्ण आप देख लीजिए 23.5 डिग्री से 40 डिग्री ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा नीचे जाएंगे तो वो जो क्षेत्र होता है ना, ये वही उपोष्ण कटिबंध। जिसमें उपोष्ण में मुख्यतः बात की जाती है जो औसत तापमान होना चाहिए, उसमें बात किया जाता है 10 डिग्री होना चाहिए, औसत तापमान ही बात किया जाता है। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की बात की जाए तो यह कहाँ स्थापना किया गया? यह लखनऊ में स्थापना किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी शेष जो कुछ बच गया वो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सजेस्ट करें। आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।